अच्छा जी, कल के लेक्चर में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल आप लोगों ने यकीनन बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का एक्सेस यकीनन आप लोगों को दिया जा रहा होगा। पोर्टल के ऊपर शायद डाले हों या आप लोगों ने मटेरियल को गो थ्रू किया होगा। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो सबसे पहले एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लूंगी फॉर द 2 चैप्टर्स। तो प्लीज बता दीजिए मुझे किसी भी स्टूडेंट को कल के लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन राइट द क्वेश्चन ऑन द चैट स्क्रीन और मैं आपको जवाब दे दूंगी। फर्स्ट 2 चैप्टर्स की बात हो रही है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन राइट इट ऑन द चैट स्क्रीन एंड आस्क मी, बिकॉज मैंने कल आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जी इसको हम पहले क्वेश्चन आंसर सेशन से स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज बताइए मुझे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल नहीं है। मुस्तफ़ा तो कल थे, शाहमीर भी कल थे, संध्या देयर वाज वन स्टूडेंट एंड देन एक स्टूडेंट और थे जिनके काफी क्वेश्चंस आ रहे थे। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम। एनीवेज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज थ्रो इट ऑन द चैट स्क्रीन ताकि फिर मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूं। और अगर नहीं है सवाल तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। ठीक है जी, ओके। बिकॉज आप लोग कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, सो आई वोंट बी एबल टू वेट मोर लॉन्गर। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। एंड चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैं सिर्फ उतना कवर करूंगी, उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा कवरेज दूंगी जहां पर मैं समझती हूँ कि आपके लिए उसके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चैप्टर्स के अंदर काफ़ी डिटेल गिवन है। तो इस तरह से हम 19 चैप्टर्स तो जाहिर सी बात है रिफ्रेशर कोर्स में नहीं कर सकेंगे। सो आई नीड टू पिक सम कंटेंट विच आई थिंक इज अ मस्ट for a fundamental of management students to know the terms। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखिए ओमनीपोटेंट एंड सिंबॉलिक, इन दो के बीच में डिफरेंस स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी होता है। ओमनीपोटेंट व्यू ऑफ मैनेजमेंट इज जहां पर हम ये समझते हैं कि कोई भी सक्सेस या फेलियर है, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। अ मैनेजर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर। कोई भी अच्छा काम हो रहा है या कोई भी बुरा काम हो रहा है तो मैनेजर जो है वो डायरेक्टली जिम्मेदार होता है उस अच्छे या बुरे काम का। ठीक है, ये कौन सा ओपिनियन है? ओमनीपोटेंट। वेरस सिंबॉलिक जो है वो इससे डिफरेंट होता है। वो कहता है, सिंबॉलिक कहता है कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस और फेलियर के अंदर मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, बट एक्सटर्नल फोर्सेस की भी जिम्मेदारी बनती है जो कि किसी मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होता। इसकी एग्जांपल देना चाहूंगी, एंड आई एग्री विद द सिंबॉलिक व्यू ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? फॉर एग्जांपल, कोविड के अंदर सेल्स नहीं हुई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैनेजर्स अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सके। सो दैट्स ओके, मैनेजर के कंट्रोल में तो नहीं था ना कि भाई वो कोविड चला जाए या कोविड के अंदर वो अपनी कोई नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दे, ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, सो मैनेजर के हाथ, मैनेजर पे डिपेंड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर का फैक्टर, बट 100% नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कभी कभी अपना रोल प्ले करते हैं। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ सिंबॉलिक एंड ओमनीपोटेंट? ओमनीपोटेंट के बिलीव ये है कि सक्सेस एंड फेलियर का डायरेक्टली पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजर की है, वेयर एज सिंबॉलिक के अंदर नो, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले देयर पार्ट। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं कल्चर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, हाउ वुड यू डिफाइन द वर्ड कल्चर? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दूसरे के कल्चर से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, वाई? वहां पर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं दे आर डिफरेंट देन किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का बिहेवियर डिफरेंट होता है, बिकॉज कल्चर का फर्क है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, वेरएस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल जो है वो टाइट होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ये
कल्चर किस तरह से कल्चर को हम डिफाइन करते हैं, हाउ पीपल बिहेव, व्हाट पीपल बिलीव, व्हाट आर देयर रिचुअल्स, व्हाट आर देयर वैल्यूज, व्हाट आर देयर जेंडर्स, व्हाट आर देयर रिलीजन, व्हाट आर देयर पॉलिटिकल बिलीव मेक्स अ कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लोग कैसे परसीव करते हैं, क्या थिंकिंग है उनकी, वो क्या किस तरह से वैल्यूज को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के सीखते हैं। कल्चर इज बेसिकली डिस्क्रिप्टिव, यू कांट यू कैन डिस्क्राइब अ कल्चर कि हाँ जी ये कल्चर टाइट है या लूज है, बट इसको मेजर नहीं कर सकते आप। ठीक है, कहीं कहीं पर रिचुअल्स को फॉलो करना, मिथ्स मिथ्स आर द स्टोरीज, रिचुअल्स आर सकाफत, तो ये कल्चर का पार्ट होती है। ठीक है, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डिफिकल्टी और क्वेश्चन हियर? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर जो डायमेंशंस हैं जो अपने रोल प्ले कर रहे होते हैं, सबसे पहले ये डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो डायमेंशंस है वेरी करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो छोटी छोटी डिटेल को देख रहे होते हैं। ठीक है, अटेंशन टू डिटेल। अब अटेंशन टू डिटेल के अंदर उन्होंने पहले लिख दिया, डिग्री टू विच एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसीशन यानी एक्यूरेसी। अब हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ए की बात कर सकते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन बी कुड बी अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, गलती इंसान से होती है। ठीक है, देन अब ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन की गलती की बात हो रही है, गलती किस नौयत की थी। ठीक है, देन हम आउटकम ओरिएंटेशन के ऊपर बात करते हैं, फोकस, हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, हमने जो सेट किया है वो हमने अचीव किया कि नहीं किया। इस पे भी हर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। पीपल ओरिएंटेड कुछ ओरिएंटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईसीएमपी की एग्जांपल देती हूँ हर दफा कि आईसीएमपी इज एक्चुअली पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, दे केयर फॉर देयर एम्प्लॉइज अलॉट, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये लोग जो हैं ये अपने एम्प्लॉइज का ख्याल करते हैं। हो सकता है कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो वो सिर्फ आउटकम ओरिएंटेशन हो, वो कह सिर्फ मुझे आउटपुट, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन बट ऑफ कोर्स आई एम विजिटिंग लेक्चरर, तो मैं देखती हूँ, मुझे नोट मैं कर रही होती हूँ, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस आई एम वर्किंग विद कि वहां पर सिर्फ हम आउटकम ओरिएंटेशन के ऊपर काम करते हैं, डू हेल्प विद द पीपल, डू हेल्प विद एवरीथिंग एल्स, हमको क्या है, हमको प्रॉफिट जनरेशन के ऊपर काम करना है, सो वी आर ओनली आउटकम ओरिएंटेड एंड द आउटकम इज एक्चुअली प्रॉफिट। बट आईसीएमपी इज अ गुड प्लेस टू वर्क विद। तो हम ये बात कर रहे होते कि इट्स पीपल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, दे केयर फॉर द पीपल। ठीक है, दे दे आर कंसिडरेट टुवर्ड्स द पीपल, so this is something very important for a good organization and to have success in long term, वरना short term के ऊपर आप outcome oriented से तो चल जाएंगे but long term के ऊपर you will be losing your assets which in form of your employees। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टीम ओरिएंटेड ओरिएंटेशन। अब टीम ओरिएंटेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ पीपल ओरिएंटेड, लोग टीम्स के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हर को क्या करना होता है कि अपना रोल, अपना पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करना होता है फॉर हैविंग और अचीविंग द टीम सक्सेस। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बड़ी एग्रेसिव होती हैं, एग्रेसिव का मतलब होता है कि दे आर ईगर, दे आर देयर टू नेल थिंग्स, दे आर देयर टू ड्रिल थिंग्स, उनका जो स्टाइल होता है वो बड़े एडेप्टिव होते हैं, डायनेमिक होते हैं। ठीक है, और एम्प्लॉयज के अंदर ना कंपैरेटिवनेस होता है, उनके एम्प्लॉयज बड़े काबिल होते हैं, कंपैरेटिवनेस का मतलब होता है काबिल होना, एबिलिटी होती है उनके अंदर टू अचीव द रिजल्ट्स। ठीक है, मिस आपका माइक करीब कर लें, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है आपकी। बेटा आरिश, अगर ये प्रॉब्लम बाकी बच्चों के साथ होती तो मैं समझती कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरा वो जो ग्रीन कलर का सिग्नल है ना वो नजर आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इज देयर। तो अगर इफ यू कैन जस्ट चेक एट योर एंड के कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मे बी इट्स बिकॉज आपके एंड पे इंटरनेट का या किसी सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है, इफ यू कैन जस्ट चेक। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकती, बट अगर मेरे एंड पे प्रॉब्लम होती तो और भी बच्चों को मेरी आवाज के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बहरहाल आई होप मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, उसको स्टिक कर लिया, बट स्टिल आप अपने एंड पे चेक कर लो। ठीक है, एनीवेज लाओ लेट्स मूव। मिस आवाज सही आ रही है आपकी, लेकिन ऐसा लग रहा है दूर से आ रही है।
तो बेटा ये आपके फ्रीक्वेंसी, इंटरनेट की फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम होगा, दूर से आ रही है। मैं लाउड स्पीकर पे नहीं बोल रही हूँ, मैं मुल्क से खिताब नहीं कर रही हूँ, आई एम यूजिंग माय ओन लाइक हेडफोन, सो दूर से कैसे आ सकती है। बट एनीवेज वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो बहुत स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब है दे आर देयर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफ टाइम, दे आर नॉट न्यू एंड दे विल कंटिन्यू टू बी देयर फॉर years and years। स्टेबल हैं, उनका मार्केट शेयर कैप्चर भी बहुत अच्छा किया हुआ है, अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप नेस्ले ले लें, आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लें जो कि कैश काउ होता है। कैश काउ मतलब मार्केट शेयर ज्यादा है, स्टेबल है, ठीक है। अच्छा, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। इनोवेशन ऑफ कोर्स इज रिस्क टेकिंग इटसेल्फ। इनोवेशन का मतलब होता है ट्राइंग समथिंग न्यू। व्हेन यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू तो जाहिर सी बात आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ we these are few of the dimensions of organization culture, there could be more dimensions as well, लेकिन यहाँ पर यही लिस्ट डाउन किए हुए हैं तो मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, ठीक है। नाउ आई होप कि सबको कल्चर पता है, सबको ओमनी पोर्टेंट पता है और सबको सिंबॉलिक भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी, जो कि हर डायमेंशन के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो डायमेंशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए वही सारे डायमेंशन लिस्टेड हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी के अंदर डिफरेंस सिखाया है कि कहाँ पे कौन हाई है और कहाँ पे कौन लो है। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं देयर आर देन कल्चर्स में कुछ वीक कल्चर होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कल्चर होते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द वर्ड स्ट्रॉन्ग कल्चर। स्ट्रॉन्ग कल्चर का मतलब होता है दीज आर द वैल्यूज व्हिच आर डीपली embedded in the organization and the organization cannot change, they can't survive without these values, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो इंडिविजुअल्स के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है, और इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से हटके कोई भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। size of the organization, age of the organization, how old is the organization, rate of the employee turnover। अगर organization जो है वो पुरानी है तो वहां पर लोग भी पुराने काम करने वाले होंगे, तो लोग छोड़ के नहीं जाते होंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो टर्नओवर का मतलब होता है बेटा, ये सारे वो मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी जिनको साइड पे आप लिखते जाएं। टर्नओवर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाना, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल कल्चर, यानी ठीक है, ओरिजिनल कल्चर हम अपने जो भी पुरानी सकाफतें हैं जिसको हम कहते हैं रिचुअल्स, उनको फॉलो करते हैं। यू कैन सी एट प्रेजेंट कतर इज एक्चुअली doing very well in the FIFA World Cup, so by following the rituals, ठीक है, rituals and even religion, तो कितने लोग तो माशाल्लाह मुसलमान हो गए, ठीक है। और this is something very important to have a strong culture, so I'm really happy to see that they are actually exercising a very strong culture, and they are not only exercising but promoting it। इससे फायदा क्या होता है, देखिए एम्प्लॉय कमिटेड होते हैं, वो कहते हैं हम जो है वो बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं, कमिटमेंट है, मोटिवेटेड है। कमिटमेंट का मतलब है दे सीक, दे आर ईगर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दे आर मोटिवेटेड टू अचीव देयर गोल्स। मोटिवेशन का मतलब होता है इट्स अ ड्राइविंग फोर्स व्हिच ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स, ठीक है। फिर इसके अंदर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। कुछ न्यू इंडक्शन होती है, नए लोग आते हैं तो उनको दूसरे पुराने वाले लोग हेल्प आउट करते हैं, सोशलाइज करते हैं कि नए एम्प्लॉइज को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एम्प्लॉइज खुद, उनको कोई बॉस नहीं बोलता कि आप ये काम कर दें, वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन किसने फाउंड की, हु वाज द फाउंडर, उसका मिशन क्या था। मिशन इज द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। विजन, वेयर डू दे सी द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 3 years or 5 years of time, ठीक है। देन पास्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के आज तक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता आया है, लोगों का क्या बिहेवियर रहा है, टॉप मैनेजमेंट कितनी ज्यादा इन्वॉल्व रहती है मिड मैनेजमेंट एंड नॉन मैनेजरल स्टाफ के लोगों से। देन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर बेसिकली रिक्रूटमेंट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, ताकि हम ऑड वन आउट को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक जैसे लोगों को हायर करें ताकि सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, एंड दे कैन वर्क टुगेदर एक्चुअली। सोशलाइजेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉइज टू हेल्प देम अडैप्ट द कल्चर। जाहिर सी बात है, अभी हमने पिछली स्लाइड पे भी बोला कि कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो पुराने एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है कि उसको हेल्प करें, उसको गाइड करें।
उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपने पीयर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स एंड कोवर्कर्स के साथ बात कर सके कि हाँ जी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, नाउ हेल्प मी, व्हाट, हाउ टू डू एंड हाउ टू गो अबाउट इट। वीक कल्चर का मतलब होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फैक्टर्स नहीं होते, वहां पर हेल्प नहीं होता, वहां पर टर्नओवर ज्यादा होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑड पीपल की जाती है, तो दैट विल बिकम, इन सारे स्ट्रॉन्ग का जो ऑपोजिट होगा दैट विल बिकम द वीक कल्चर। नाउ ऑन दिस स्लाइड देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग कल्चर्स एंड वीक कल्चर। इफ यू वांट यू कैन जस्ट लुक एट दीज पॉइंट्स। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे प्लीज अभी कर लीजिएगा। इन पॉइंट्स को एक दफा सिर्फ स्किम कर लें। स्किम का मतलब होता है सरसरी तौर पे पढ़ लें। ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हमने 2 स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किए हैं। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो प्लीज चैट स्क्रीन पे लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। अच्छा जी, कोई सवाल नहीं आ रहा है। नाउ लेट मी, ओके, एक क्वेश्चन आया है। पॉइंट फोर ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चर का मिस, ऑलराइट, पॉइंट फोर ऑफ स्ट्रॉन्ग, 1 2 3 4 एम्प्लॉयज स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद कल्चर। देखें, एम्प्लॉयज जो हैं वो अपने कल्चर की वजह से पहचाने जाते हैं। दे टेक देयर कल्चर एज देयर आइडेंटिटी, नॉट ओनली कल्चर, दे टेक द ऑर्गेनाइजेशन एज देयर आइडेंटिटी। दे वेरी मच इन्वॉल्व विद द ऑर्गेनाइजेशन दे आर वर्किंग विद। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। एम्प्लॉय कल्चर को लर्न कैसे करते हैं भाई? स्टोरीज होती हैं, वो उन्हें एक, अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक चचा जान होता है। वो चचा जाना काम ही होता है, वो सीनियर सिटीजन होते हैं, ठीक है, और वो खाली स्टोरी सुना रहे होते हैं, अरे तो ये तो कोई भी मसला नहीं है, हम जब थे तो हमने तो ऐसे ऐसे किया था। सो ही इज एक्चुअली देयर टू कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड। ठीक है, रिचुअल्स आर सकाफतें। ठीक है, वो जो रिटायर्ड लोग होते हैं जिनको हम एक्सटेंशन पीरियड पे रख रहे होते हैं, तो उनको हम यही काम के लिए करते हैं कि नए लोगों को आपने ट्रेन करना है और आपने सुपरवाइज करना है, सो दैट दे ऑल्सो फील गुड अबाउट इट। एंड अगर वो हमारे अच्छे एम्प्लॉय थे तो जाहिर सी बात है उनका राइट होता है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्या चीजें एसेट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मैं हमेशा एसेट्स बोलती हूँ। व्हाई? बिकॉज एक एम्प्लॉय को आप ट्रेन करते हैं, उसे 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 आप टाइम देते हैं, वो 6 महीने से लेकर के 3 साल तक वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग फेज के अंदर होता है, तो 3 years इज अ बिग मैटर। एक एम्प्लॉय जो नया मैं हायर करूंगी उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो मेरे पुराने ट्रेंड ऑर्गेनाइज एम्प्लॉय के पास होता है। तो एक्चुअली ट्रेनिंग इज एन एसेट। ठीक है, लैंग्वेज जार्गन्स यूज करना, टर्मिनोलॉजीज यूज करना, मतलब इवन हमारे बॉसेस जो है वो कहते हैं नो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो हमको पता होना चाहिए कि नहीं ये आखिर है, मान जाएंगे। ठीक है ना, तो वी शुड नो द लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजीज विच पीपल यूज। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कल्चर के अंदर रुकावटें आती हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मैनेजर जो है वो कभी रॉन्ग डिसीजन के एक्शंस ले लेता है, या मैनेजमेंट कभी कुछ चीज री करती है एम्प्लॉयज के ऊपर, जो एम्प्लॉयज तैयार नहीं होते करने के लिए, तो उनसे जबरदस्ती करवाई जा रही होती है। तो दिस इज, कभी कभी इस तरह की चीजें आ जाती हैं, ये चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमको ये करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसको इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज आर द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हमेशा राइट का साथ देना चाहिए और रॉन्ग को बोलना चाहिए कि दिस इज समथिंग रॉन्ग। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों चीजें होती हैं, और कल्चर के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और हर कल्चर के अंदर कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं। सो वी शुड से कि वी शुड प्रमोट द गुड थिंग्स एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट ये हमारी वीकनेसेस हैं, ताकि हम अपनी वीकनेसेस को रियलाइज करें इन ऑर्डर टू ओवरकम देम। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखें कि फाउंडर किसने फाउंड की थी, किसने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तो जाहिर सी बात है उसने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हायर किया था। हायरिंग को हम यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया कहते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया कहाँ से एग्जिस्ट करता है? टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकर होता है, और वो डाउन द लेवल नॉन मैनेजर स्टाफ के ऊपर लोगों से सोशलाइज कर रहा होता है, जो जिस भी बंदे को हम नई जॉब पे रख रहे होते हैं। एंड देन दिस ऑल इज एक्चुअली एक्टिंग वेयर इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ठीक है, कल्चर के अंदर टिल हियर
इट्स ओके। उसके बाद जो कुछ स्लाइड्स में, एक दो स्लाइड्स आपने देखा होगा, मैं उसे आगे स्किप कर रही हूँ बिकॉज दैट इज नॉट, दो स्लाइड्स डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। नाउ हम बात करते हैं कि कुछ कल्चर्स के अंदर हम बात करते हैं क्रिएटिंग एन एथिकल कल्चर। एथिक्स का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि हम बिग, नो रिस्क नो गेम। वो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो बड़े बड़े रिस्क ले सकती हैं, वो टॉलरेट कर सकती हैं, अगर वो बड़ा रिस्क ले भी रही हैं और हार भी जाएं तो वो दे कैन कोप विद द सिचुएशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो छोटी होती हैं, वो बड़े रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकती, उनको बंद करके जाना पड़ता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोग होते हैं वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, दे आर वेरी काम एंड कंपोज्ड। उन्हें पता होता है वो दे आर प्लान्ड, एक्चुअली दे आर वेल प्लान्ड। तो वो लो टू मिड लेवल तक की एग्रेसिवनेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम ज्यादा टू हाई एग्रेसिव हो जाते हैं तो वहां पर हम अब अनएथिकल भी हो जाते हैं। जब हमें कोई चीज अचीव नहीं होती तो हम गुस्सा करते हैं, हम अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, विच इज अनएथिकल, इट्स नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉयज का ज्यादा एग्रेसिव होना भी जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है, एथिकली। फिर अगर हम बात करते हैं फोकस ऑन मीन्स एज वेल एज आउटकम्स, बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज भी हों, इनपुट के ऊपर भी हमको फोकस करना पड़ता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम ये डिजायर्ड आउटकम अचीव कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ताकि हम रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रिएटिंग एन इनोवेटिव कल्चर। इनोवेटिव कल्चर का मतलब क्या होता है? न्यू, डिफरेंट, विच वाज नॉट देयर बिफोर, जिसके अंदर ऑफ कोर्स रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, लोग अपने आइडियाज भी देंगे विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग अगेन, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ड्रॉबैक्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द मस्ट, कि हर किसी को इख्तियार हो कि वो अपना आइडिया मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सके। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दीज आर ऑल द चैलेंजेस। फिर आगे हम बात करते हैं, अच्छा जी, कस्टमर को कल भी जो मैंने एंड किया था वो यही कहा था, इफ इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री और अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखिए कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम कस्टमर के लिए या तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें जो है रूल्स सेट करने चाहिए, प्रोसीजर सेट करने चाहिए। ठीक है, और कोई भी एम्प्लॉय उन रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय के पास कुछ इख्तियारात होते हैं कि वो, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया है, वो अपनी वारंटी या गारंटी कार्ड, वारंटी को क्लेम करना चाह रहा है। वो बेचारा समझ रहा है कि उसका जो भी प्रोडक्ट उसने खरीदा उसकी 3 साल की वारंटी है, वेयरएज क्लियरली बिल के ऊपर लिखा हुआ है कि 1 साल की वारंटी है। ठीक है, अब एम्प्लॉय है जो उसको हैंडल कर रहा है, दैट विल बी अ कस्टमर केयर सर्विस पर्सन और कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव। तो वो रिप्रेजेंटेटिव के पास इख्तियारात होंगे, वो ये कह देगा ठीक है सर, आपकी वारंटी तो नहीं हो सकती क्योंकि वो वारंटी तो एक्सपायर हो गई है, देखें आप 3 साल समझ रहे हैं लेकिन देखें यहाँ पे ये कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है 1 साल, विच हैज ऑलरेडी पास्ड, लुक एट द डेट। तो कस्टमर अंडरस्टैंड कर लेगा। नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि हमारा जो सर्विस सेंटर है, आप अपना ये डिवाइस जो है वो हमारे सर्विस सेंटर पे ले जाएं और वो आपको रिपेयर करके दे देंगे। अगर कोई पार्ट चेंज होता है सो यू विल बी चार्ज फॉर देयर पार्ट, बाकी सर्विस जो है वो हम आपको 20% ऑफ के ऊपर सर्विस करवा देते हैं। तो अब ये उसको हमने इख्तियारात दिए हुए हैं कि वो अपनी तरफ से कस्टमर को किस तरह से फैसिलिटेट करेगा, डील करेगा। ठीक है, गुड लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए कस्टमर हैंडल करते हुए कि भाई बेसिकली कस्टमर चाह क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉय के, अगर एम्प्लॉय खुद कंफ्यूज्ड होगा, ठीक है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन, तो जाहिर सी बात है वो जॉब के ऊपर हर किसी से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर आएगा, और जब वो हर किसी से उसके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वो अपनी जॉब से खुद मुतमईन भी नहीं होगा, तो ही वोंट बी इवन सेटिस्फाइड विद हिज और हर जॉब। ठीक है, अच्छा, कॉन्शियसनेस मतलब थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए, आपने अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना चाहिए, मैनेजर्स को भी ख्याल रखना चाहिए, और मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज को नए इनिशिएटिव, नई चीजें, यूनिक चीजें, आइडियाज को सोचने पे और इम्प्लीमेंट करने पर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। If any individual is having any kind of question, please write it on the chat screen so that I can read and answer you accordingly.
स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिट वर्ड, स्पिरिचुअल से वर्ड आया है, दैट इज यू आर टेकिंग योर जॉब वेरी रिलीजियसली, यू नीड टू टेक योर जॉब वेरी रिलीजियसली, दैट इज विद ऑनेस्टी, ठीक है। क्योंकि आपका पर्पस होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ऑफ कोर्स वी ऑल आर एट जॉब पोजीशंस, वी आर होल्डिंग आवर पोजीशंस, और हमारी कोई जिम्मेदारी है, हमें वो जिम्मेदारी फुलफिल करनी है, सेंस ऑफ पर्पस। इंडिविजुअल्स को, जाहिर सी बात है मेरे अंडर भी बहुत सारी टीम्स काम करती हैं, और कभी नए फ्रेश लोग आते हैं तो उनको डेवलप करना, उनको अच्छे आइडियाज देना, मशवरा देना, उनको उनका ट्रस्ट जीतना, उनके ऊपर ट्रस्ट करना, ये ओपन कम्युनिकेशन के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो जो भी है आप खुल के बात करें, एम्प्लॉयज को एम्पावरमेंट दें कि वो अपने डिसीजंस ले सकें, ठीक है। आप उनसे रीजन बाद में पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, इससे ऑर्गेनाइजेशन को ये नुकसान हुआ, बट एटलीस्ट उनको राइट्स दें कि दे कैन टेक देयर डिसीजंस स्टेइंग एट देयर पोजीशन। एक दूसरे को टॉलरेट करना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर वर्किंग विद टीम्स। इससे क्या फायदा होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है, एम्प्लॉय कम से कम छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, इतनी जल्दी स्विच नहीं करते जॉब, खुश होते हैं। I'm working now with the ICMAP for last like 12 years maybe now. तो of course मुझे काम करना यहाँ पे पसंद है, तो मैंने ये जगह नहीं छोड़ी। टर्नओवर इसका मतलब है कोई एम्प्लॉयज छोड़ के नहीं जाते ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस, ऑफ कोर्स एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। क्रिएटिविटी, नई चीज, यूनिक चीज ट्राई करना। आप देखते हैं हर वक्त कोई ना कोई नए कलर का शैम्पू या सोप आ रहा होता है, कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव आइडिया आता है, कहीं पे विटामिन ई आ जाता है, कहीं पे विटामिन सी चला जाता है। तो देखिए दिस इज ऑल क्रिएटिव आइडियाज, रिक्वायरमेंट है, हम उस गैप को फिल कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। और जाहिर सी बात है इस तरह से एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड रहते हैं, अपनी जॉब पे खुश रहते हैं, टीम खुश होती है, दो सबके बीच में टीम वर्क होता है, स्ट्रॉन्ग टीम वर्क होता है, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इस तरह से बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है, बेहतर से बेहतर होती रहती है। अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर द फैक्टर्स जो कि मैंने कल भी डिस्कस किए थे, लेकिन आज इस सर्कल के अंदर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स आर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर नॉट कंट्रोलेबल बाय एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर आपके पास, पहले मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो सर्कल, ऑरेंज कलर का सर्कल है, दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट, दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये जो ऑरेंज सर्कल है, दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल या इकोनॉमिकल। पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, देन इकोलॉजिकल। अगर पहले आपने इकोनॉमिकल लिया तो अब इकोलॉजिकल एंड देन लीगल, ठीक है। ये पेस्टल कहलाता है, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कुछ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स होते हैं, कुछ जनरल एनवायरनमेंट होते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर्स के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस दैट हैव अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है, डायरेक्ट असर हो रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है सप्लायर, इस अगर सप्लायर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सामान सप्लाई करने से मना कर देता है, सो इट इज हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा कस्टमर नाराज है और वो हमारे बजाय हमारे सब्स्टिट्यूट के ऊपर मूव कर रहा है, हमारे कंपैरेटर के ऊपर मूव कर रहा है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है। हमारा कंपैरेटर कोई बड़ी अच्छी प्रोडक्ट ले आया है, हमारा मार्केट शेयर जो वो बैठे जा रहा है और वो हमारा शेयर कैप्चर कर रहा है, दिस इज हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स, आपकी आपका एनवायरनमेंट जहां पर आप हैं, जिस कल्चर के अंदर हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज जो हैं, टैक्सेशन पे करना, तो दिस इज हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल एनवायरनमेंट। जनरल एनवायरनमेंट इज द अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो कि हमारे पास इस पिक्चर के अंदर यहां पर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, द बिग, द स्मॉल सर्कल इन बिटवीन इज इंपैक्टेड बाय द स्पेसिफिक फैक्टर्स as well as all these general factors, and these general factors are uncontrollable factors, whereas these factors, specific factors,
टू सम एक्सटेंड आर कंट्रोलेबल। ठीक है, यहां पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो बेटा पूछ लीजिए। If any one of you have any question, please ask me now. बढ़ जाऊं आगे? देन आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड। इसके अंदर यूएस लेजिस्लेशन का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और क्या हमारे पास राइट्स हैं वो देखने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी कैन ओनली प्रिडिक्ट थिंग्स। ठीक है, कहीं पर सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बुरी तरह डायनेमिक हो रहे हैं और वो फौकियत हासिल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डिग्री टू चेंज, अब देखिए चेंज ऑफ कोर्स हमें करना है, लेकिन हम कितना चेंज कर रहे हैं? थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सटेंड को चेंज कर रहे हैं? तो दिस वुड वेरी। प्लीज डोंट लुक एट दिस स्लाइड बिकॉज यहाँ पर ये अनसर्टेनिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ये चीज अगर आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई है ना, अनसर्टेन का मतलब है यू कांट बी श्योर अबाउट एनीथिंग, यू हैव टू प्रिडिक्ट एंड प्रिडिक्शंस आर नॉट 100% एक्यूरेट और करेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनवायरमेंट यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब कॉम्प्लेक्स एक साथ सारी चीजें चेंज हो रही हैं, सारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है ना वो चेंज हो रहा है। आप पाकिस्तान की भी प्रेजेंट सिचुएशन देख लें, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। व्हाई? बिकॉज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज नॉट कंट्रोलेबल। इकोनॉमिक वाइज हमारा करेंसी डिवैल्यूएशन हो रहा है, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, हमारे आपस के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के साथ वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर ऑल व्हाट फैक्टर्स पेस्टल। ठीक है, अच्छा, डिग्री ऑफ चेंज इन एनवायरमेंट कंपोनेंट्स, अब कितने किस डिग्री से चेंजेस आ रहे हैं? अभी पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी इसलिए आ रही है कि डिग्री ऑफ चेंज बहुत ज्यादा हाई है। So, and we have no strategy or way to cope with the situation. ठीक है, stakeholders are very important for any organization. Stake का मतलब होता है that person, that individual, for example employee, customer, they're also the stakeholders and they have interest in the profit or loss of the organization because it is their risk, their money is at risk. ठीक है, अब stakeholders के अंदर let me just give you a list of stakeholders. Employees and customers both are stakeholders, they have direct link or interest in the organization, और ये बाकी सारी चीजें भी स्टेक होल्डर है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे कोई भी किसी भी पॉइंट के अंदर कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी के अभी पूछ लीजिए। प्लीज चैट स्क्रीन के ऊपर अपना क्वेश्चन लिखिएगा, आई विल आंसर यू। मोहम्मद अहमद रजा बेटा क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं? T4 ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, ट्रेड, हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, उस पर हमारे टैरिफ्स होते हैं, कितने में क्या चीज खरीदनी है, कितने में क्या चीज बेचनी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड है तो इसके टैरिफ्स होते हैं। टैरिफ कौन बनाता है? जिस इंडस्ट्री को, फॉर एग्जांपल इफ इट्स एन ऑटोमोबाइल तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व्ड। इज इट क्लियर? मोहम्मद अहमद रजा। मीडिया, मीडिया जो है, अब आप देख रहे हैं आपके पास टीवी के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है मिनट्स के अंदर चेंज हो रही होती है, तो मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया को चाहिए कि बुरी चीजों को, बुरी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा हाईलाइट ना करे, कम से कम करे। ये नहीं कि मैं छुपाने बोल रही हूँ, बट हाईलाइट बार बार उसी न्यूज को ना दिखाए। ठीक है, इज दैट क्लियर आरिश? Okay, anyone else? Okay, now let's move on to the next slide. अच्छा बच्चों, अजान हो रही है। मैं 2 मिनट का पॉज ले रही हूँ जब तक आप इस स्लाइड के अच्छे सारे फैक्टर्स को देख लो, या
ये हमने एक स्लाइड यहाँ पर स्किप की थी, गो थ्रू दिस दिस स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप रीड कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट स्क्रीन पे लिखिएगा, तो मैं आपको आंसर करती हूँ। ठीक है, आप चैट स्क्रीन पे लिखेंगे तो मैं अपना माइक अनम्यूट करूंगी, कभी अजान होगी तो बहुत शोर होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स में अगर किसी स्टूडेंट को भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज चैट स्क्रीन पे लिखिएगा, आई विल आंसर यू। एनी क्वेश्चन? ओके, पॉइंट नंबर 3, ओके, डिसाइड हाउ क्रिटिकल ईच एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। अब इन सबकी इंपॉर्टेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डिफरेंट। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपैरेटर्स बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का फैक्टर होता है, तो इट वेरीज। तो कौन से फैक्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, हमें ये डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, whose question was that? Mustafa Amjad, right? Is the point clear to you, beta? Okay, now let's मुझे बस 1 मिनट दे दें ताकि ये अजान कम हो जाए, बिकॉज फिर मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, and then we will move ahead. The chapter has ended. यहाँ पर आप इन फैक्टर्स को देखें, अगर किसी फैक्टर का वर्ड समझ में नहीं आ रहा, चैट स्क्रीन पे लिख दें तो मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, and then we will move on to the next chapter. चले जी, okay, now this chapter has been successfully done. I'm opening the slides for the other chapter. ये हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ को आई विल बी स्किपिंग, क्योंकि ये मैंने कंटेंट आपका तैयार कर लिया है। फोर्थ चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक्सटर्नल MNCs एंड उनकी लॉ एंड एक्ट्स के ऊपर है, सो आई स्किप दैट चैप्टर। ठीक है, now let me share it with you all here. Okay. ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं
कि किस ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या चीज ऑब्लिगेशन होती है। ऑब्लिगेशन का मतलब है फर्ज, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये एक्सपेक्टेशंस को मीट करना आपकी लीगल जिम्मेदारी है। अगर आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया, सो यू कैन बी होल्ड अकाउंटेबल एंड अ लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ जिम्मेदारी होती है सोसाइटी की तरफ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको प्लास्टिक बैग्स को का यूज स्टॉप करने के लिए पेपर बैग्स के ऊपर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, ठीक है। आपका नेस्ले का जो बुनियाद है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट इज गिवन फॉर द लिटरेसी और द चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने का और चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करने का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस जो कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सोसाइटी की तरफ व्हाट दे वांट टू डू और व्हाट दे वांट टू हाउ दे वांट टू बेनिफिट द सोसाइटी, ठीक है। इन व्हाट वे, प्लांटेशन ड्राइव है, एजुकेशन है, एक क्लीन एनवायरनमेंट है, प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना, तो ये भी मैंने सारी आपको एग्जांपल दी हैं, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही होती है या वो हार्म कर रही है एनवायरनमेंट को, तो आपकी जो गवर्नमेंट है, जो लीगल बॉडीज हैं, वो उन फॉर एग्जांपल अभी एक मूवी आई है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जॉयलैंड, आई गेस कुछ यही नाम है। सो उसको कुछ बैन किया जा रहा है बिकॉज जो बॉडीज लुकअप कर रही हैं दे माइट बी सम कंटेंट विच इज नॉट एक्चुअली अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कि दे कैन बैन अ मूवी इफ इट्स नॉट गिविंग अ पॉजिटिव, आई शुड से पॉजिटिव नोट और पॉजिटिव एक्सपीरियंस और पॉजिटिव लेसन टू द कंट्री, तो ऐसी किसी चीज को हमें बैन कर देना चाहिए। सो इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स हियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? चले जी, ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब गो ग्रीन, एक मैंने भी आपको अप्रोच बताया था। ग्रीन का कॉन्सेप्ट ये है कि हाउ मच यू आर हार्मिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वांटम दिखाती हूँ जो कि आगे है, दैट इज फ्रॉम लो टू हाई, ठीक है। लो का मतलब है कि आप येलो साइड पे हैं, आप कुछ फैक्टर हार्म कर रहे हैं टू द एनवायरनमेंट जहां पर आपके अगेंस्ट लीगल राइट्स लिए जा सकते हैं, ठीक है। देन एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी देखे कहाँ हाई तक चला जा रहा है। अब ये डार्क ग्रीन जो है कि नाउ यू आर बीइंग वेरी फ्रेंडली विद द एनवायरनमेंट, यू आर इन अ हैप्पी जोन, ठीक है। अब मैं वापस जा रही हूँ स्लाइड पे एंड देन इसको डिस्कस करते हैं। लाइट लीगल और लाइट ग्रीन का मतलब होता है कि अब हमको ओबे करने चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि अगर हमने रूल्स को तोड़ा तो हम कहीं लाइट ग्रीन से भी बाहर हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है। मार्केट अप्रोच को देखें, मार्केट का मतलब होता है द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, और हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये नोट करें कि अभी नेस्ले के जो आपके जो छोटे वाले जूस के डब्बे आते हैं जिसके अंदर स्ट्रॉ आ रहा होता है, तो वो स्ट्रॉ जो है अब वो पेपर स्ट्रॉ आ रहा है। why? That product is environmental friendly, ठीक है, because as plastic causes cancer, so it's not safe for the kids to consume anything with the plastic straw, so now they have introduced the paper straw, though the flow is not that good, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेक होल्डर्स, तो अब स्टेक होल्डर्स एम्प्लॉय सप्लायर्स एंड कम्युनिटी के भी कुछ जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना वेस्ट जो डंप कर रहे हैं वो कैसे डंप कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी फैक्टर्स के ऊपर कुछ प्रिवेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एंड सप्लायर्स को कोई बेनिफिट आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आपके सप्लायर्स आपसे खुश हैं कि नहीं है, if they are getting their money on time or not, or you're just
taking stuff from them on credit and you're not returning on right time, that is number of days. ठीक है. Activist approach का मतलब है now you are all friendly, आप एक social responsible इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के तौर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, यू आर ऑल गुड टू गो विथ. सो आई हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन हियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा से ज्यादा ग्रीनर बनना चाहिए. ठीक है, बाय अडॉप्टिंग ISO, दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस, के 9000 से लेके 14000 तक के बहुत सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं. ठीक है, और एथिक्स को हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि देखिए नाउ, कल आपने एक वर्ड एथिक्स का पढ़ा था और एथिकल डिलेमा पढ़ा था. एथिक्स इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, and it varies from person to person and individual to individual and organization to organization. किसी organization में कुछ चीजें ethically acceptable है और वही चीजें कुछ जगह पर नहीं acceptable है. For example, bribe. कुछ organization से bribe, okay fine, that's okay. But कुछ organization से no, we can be fined for it, we can end up losing our job, so it's different. Ethical dilemma is a situation where you're confused whether what you're doing is right or wrong. ठीक है. स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, अब इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इशू की इंटेंसिटी के कहाँ पे प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर, कौन किसकी रिपोर्टिंग लाइन में है और उस रिपोर्टिंग लाइन में कौन पर्सन जो है वो दैट इज वेरी चैलेंजिंग टू डील विथ, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर. दीज आर द 4 फैक्टर्स व्हिच आर द मॉडरेटर्स, एंड देन दैट एक्चुअली is having an impact on the organization or individual behavior. ठीक है, इसके अंदर समझने का कुछ भी नहीं है, बस ये आपको फैक्टर्स हैं जो कि मॉडरेट कर रहे हैं और वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, फैक्टर्स दैट इफेक्ट एम्प्लॉय एथिक्स, मॉरल डेवलपमेंट. देखें, कुछ एज तक हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है जहां पर हम चीजें लर्न करते हैं, फिर हम एक आई ऑलवेज से के सांचे में मोल्ड हो जाते हैं, और जब हम मोल्ड हो चुके होते हैं तो हम फिर चेंज हमारे अंदर आना, हम उसको रेजिस्ट करते हैं. ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट वेरीज फ्रॉम जॉब पोजीशन टू जॉब पोजीशन, रिपोर्टिंग लाइन टू रिपोर्टिंग लाइन, एंड देन कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी बात ये कि जो एथिकल इशू है वो किस इंटेंसिटी का है. फॉर एग्जांपल, रॉबरी, ब्राइब, मिसकंडक्ट, इन चीजों पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल इन्वॉल्व होती है. ठीक है ना, ये वो चीजें होती हैं जहां पर हम बाय फोर्स रेजिग्नेशन ले लेते हैं एम्प्लॉइज से कि आपने कोई मिसकंडक्ट किया है, आपने कोई हरासमेंट की है, आपने कोई रॉबरी की है, कोई ब्राइब ली है, क्योंकि आपने तो ले ली है, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है वो खराब हो रहा है, सो वी कांट प्रमोट एनी सच थिंग, सो वी नीड टू पुट अ स्टॉप एट देयर. अच्छा जी, अब जो हमने यहाँ पर 3 लेवल्स डिस्कस किए थे, जिसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया था बिकॉज मुझे पता था कि आगे स्लाइड पे आएगा, तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन है. प्री कन्वेंशनल का मतलब है, नाउ दीज आर द रूल्स व्हिच इज ऑफ योर इमीडिएट इंटरेस्ट. ठीक है, स्टिकिंग टू रूल्स टू अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट. देखें, हम जब छोटे होते हैं तो हमें पेरेंट्स भी इसी तरह से सिखा रहे होते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें पनिश किया जाएगा. वो हमें सही और गलत की तमीज पनिशमेंट देके या रिवॉर्ड देके सिखा रहे होते हैं. हमें टॉफी चॉकलेट्स मिलती हैं, वो रिवॉर्ड है, और पनिशमेंट मिल रही है तो हम वो काम दोबारा नहीं करते, और रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम वो काम दोबारा दोबारा करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, दैट इज द प्री कन्वेंशनल स्टेज. देन कन्वेंशनल. अब कन्वेंशनल का मतलब है कि अब आप फुलफिल कर रहे हैं अपनी ऑब्लिगेशंस जो कि आपने अग्री की है विद द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि यस आई एम ऑब्लाइज्ड लॉफुली, आई एम लायबल टू डू ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, लिविंग अप टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द पीपल क्लोज टू यू. इवन हम सब अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, एम्प्लॉयर्स तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, बट हमने घर के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ अपने पेरेंट्स के साथ, बट हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देन प्रिंसिपल्ड आर द मैच्योर काइंड ऑफ पीपल. अब ये अपने सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और इवन इफ दे, हम क्या कहीं कहीं पे हम लॉ भी तोड़ते हैं, और हमको पता होता है कि क्यों हम लॉ तोड़ रहे हैं, बिकॉज हम हमारे एथिक्स में दैट इज ओके. ठीक है, अब हम दूसरों के राइट्स को भी वैल्यू कर रहे होते हैं. एज आई सेड कि हम क्या करते हैं, वी आर मैच्योर पीपल,
ठीक है, हम दूसरों के वैल्यूज को रिगार्डलेस ऑफ द मेजोरिटी ओपिनियन हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं. तो दीज आर द प्रिंसिपल्ड लेवल. ठीक है, यहाँ पे कोई अगर स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिफिकल्टी तो पूछ लो. इसमें इतना कोई एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं है. इसको सिर्फ इस तरह से समझ ले कि मॉरल डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं, लाइक वी ग्रो और वी गेट मेच्योर. तो मेच्योरिटी लेवल पे व्हेन वी आर स्मॉल तो हमको पनिशमेंट के डर से काम करवाया जाता है. फिर कन्वेंशनल के अंदर हम खुद अब हर किसी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं. प्रिंसिपल में नाउ वी आर मेच्योर एनफ, हम एक पोजीशन के ऊपर होते हैं एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो बेटा. अच्छा, मॉरल डेवलपमेंट के अंदर रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि मॉरल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू हो. बहुत सारी जगहों पे मॉरल डेवलपमेंट जो है ना वो देखते हैं हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे ही खत्म हो जाता है, थर्ड प्रिंसिपल पे लोग पहुंचते ही नहीं है. कंटिन्यूएशन के अंदर कोई जरूरी नहीं कि थर्ड स्टेप पे आप पहुंचे कभी. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. ठीक है, एंड लाइकवाइज एक और चीज है, मोस्ट एडल्ट आर इन स्टेज 4, दैट इज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन. दे टॉक अबाउट दे टॉक ओनली पॉजिटिव अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अच्छा जी, इंडिविजुअल वैल्यूज, दैट इज इंडिविजुअल वैल्यू मतलब हर इंसान का सही और गलत के बीच में तब फर्क होता है. जो चीज मेरे लिए सही हो सकती है वो आपके लिए गलत हो सकती है, जो मेरे लिए आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो सकती है, बिकॉज वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. हर इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट्स डिफरेंट होते हैं. ट्रेट्स का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, कुछ लोग ईगोइस्टिक होते हैं, कुछ लोग इजी टू गो होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ रिजिड होते हैं. तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो लोकस ऑफ कंट्रोल, दैट इज इंटरनल लोकस एंड एक्सटर्नल लोकस. इंटरनल लोकस के लोग ये बिलीव करते हैं कि किस्मत विस्मत कुछ नहीं होती, वो खुद अपनी किस्मत को कंट्रोल करते हैं. एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये गलत हो गया लेकिन इसके अंदर मैंने तो पूरा ट्राई किया था बट मेरी लक के अंदर नहीं था. तो दिस इज द काइंड ऑफ पीपल हु आर हैविंग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. I request you if you can mute yourself. Keep yourself muted ताकि हमें यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो आप चैट स्क्रीन पे लिख दें, दैट इज ऑलवेज मोर आइडियल. यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज चैट स्क्रीन पे लिख दो. आई बिलीव किसी को कोई सवाल नहीं है. लेट्स मूव अहेड. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, यानी कि आपका इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन योर जॉब ड्यूटीज, वट एवर यू आर डूइंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. रिवॉर्ड एलोकेशन सिस्टम, रिवॉर्ड का मतलब होता है आपका इंक्रीमेंट जो है वो बेस करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर. बिहेवियर, लोगों का जो कंडक्ट होता है, हम लोगों के टीम वर्क, कंडक्ट, पंक्चुअलिटी, ये वो बिहेवियर पैटर्न्स है जिनके ऊपर हम आपको आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं. दीज आर द बेसिक फैक्टर्स. और कम्युनिकेशन स्किल्स इज आल्सो अ फैक्टर के वेदर इफ यू आर गुड इन टॉकिंग विद पीपल और यू यूज अब्यूजिव वर्ड्स और यू आर रूड, सो आप हार्श हो. तो इसके ऊपर भी हम आपको अप्रेजल का पार्ट बनाते हैं ताकि वी हमारा एम एज मैनेजमेंट क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाएं, एथिक्स को इम्प्लीमेंट करें, इन अदर वर्ड्स. ठीक है. अच्छा जी, आई एम नाउ गोइंग टू स्किप अ बिट. ठीक है. इशू एंड इंटेंसिटी भी मैं आपको जबानी बता चुकी हूँ कि भाई इशू की इंटेंसिटी का मतलब है कि उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हमें कितना डैमेज मिला, हमें क्या हार्म हुआ, किस परसेंटेज का हार्म हुआ, दैट्स इट. इसके आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा जी, एथिक्स इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, ऑफ कोर्स हम ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, जहाँ पे कल्चर का डिफरेंस आएगा, तो हमको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. कहीं पे हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है तो हमें ट्रांसलेटर को रख के जाना चाहिए. ठीक है. कहीं पे किसी जगह पर फर्स्ट नेम से कॉल किया जाता है, किसी जगह पे किसी कंट्री के अंदर लास्ट नेम से कॉल किया जाता है. आई रिमेम्बर मैकडोनल्ड्स की मैंने केस स्टडी एक करवाई थी मार्केटिंग के कोर्स के अंदर. तो मैकडोनल्ड्स व्हेन वाज एंटरिंग जापान, तो जापान के अंदर येलो कलर इज कंसिडर्ड अनलकी. तो मैकडोनल्ड्स ने जब जापान के अंदर एंटर किया तो वो उन्होंने जो येलो कलर यूज किया वो थोड़ा सा ऑरेंज की टेंडेंसी में फॉल कर रहा है. ठीक है.
सो दिस वाज अगेन कल्चर टू कल्चर. फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स जो है वो इंडिया के अंदर वेजिटेबल्स के ऊपर भी काम कर रहा है. ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया बट क्योंकि जीसीसी रीजन में भी बहुत सारे लोग इंडियंस हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन है, तो वो आपको सिर्फ ओनली वेजी डिलाइट के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है. ठीक है, सो यू नो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, इनका कोर्स आउटलाइन चेंज, आई मीन इनका जो कंटेंट है फूड कोर्स चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द कल्चर प्रेफरेंसेस. इज इट क्लियर? अब मैनेजर को क्या करना चाहिए एथिकल बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोट करने के लिए? सबसे पहले उसे जब वो हायर कर रहा होता है तो उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो जिन लोगों को हायर कर रहा है उनके एथिकल स्टैंडर्ड्स आर हाई. ठीक है, यानी उनके अंदर तमीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल हैं कि नहीं है. वाई, देखिए अगेन टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग मस्ट. अगर कोई मेरे पास एम्प्लॉय जो है वो इंटरव्यू टाइम पे देने के लिए नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स कि उसके अंदर एथिक्स नहीं है. दैट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन. ठीक है, मैं सवाल कर रही हूँ इफ दे आर बीइंग लाउड, तो मुझे ये एक हिंट मिल जाना चाहिए कि दे आर लैकिंग विद द एथिक्स. ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स एंड डिसीजन एंड रूल्स पहले से बता देने चाहिए. मैं विजिटिंग के अंदर अक्सर जगहों पर जॉब के लिए जब परमानेंट फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही थी तो सबसे पहले मुझे ये बताया जाता है, इवन आईसीएमए पी में, कि भाई अगर मेरी जॉब हो गई कोई परमानेंट पोजीशन के ऊपर तो आई वोंट बी अलाउड टू टीच और टेक कोर्सेज एट आईसीएमए पी और एनीवेयर एल्स. सो ये सारे रूल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए. फिर इसके अलावा आई डोंट वांट टू नेम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट उनकी एक पॉलिसी है कि यू कैन लीगली टीच एनीवेयर इफ यू वांट टू. सो दैट इज समथिंग मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी है पॉलिसी, तो उसके अंदर मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, देन सेट रियलिस्टिक जॉब गोल्स एंड इंक्लूड एथिक्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. देखिए अब क्या है, एथिक्स को परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट जरूर बनाए ताकि लोग जो हैं वो डरें कि भाई अगर हमने कोई मिसकंडक्ट किया है ना तो हमारा अप्रेजल अच्छा नहीं आएगा. just to show them कि ये आपकी punishment हो सकती है. If I'm going to give you 2 marks or 1 mark in the behavioral content, तो आपका result जो है, आपकी grade sheet खराब हो जाएगी, तो आपका appraisal अच्छा नहीं बनेगा. ठीक है, एथिक्स के ऊपर ट्रेनिंग ऑन एंड ऑफ करवानी चाहिए, सेइंग नो, मेंटेनिंग स्ट्रेस, बॉस इज ऑलवेज राइट, कस्टमर सर्विसेज. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम अक्सर ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं जस्ट टू रिमाइंड आवर एम्प्लॉयज कि दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. और इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट्स करने चाहिए मैनेजर को कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या एक अगर ट्रांजैक्शन भी हो रही है या पेटी कैश भी है, ताकि डिपार्टमेंट की बात डिपार्टमेंट के अंदर रहे, किसी को बुरा भी ना लगे और फजूल में र्यूमर्स ना क्रिएट हो और डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम विद इन द डिपार्टमेंट हल हो जाए. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल फेसिंग एथिकल डायलेमास. जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेदर व्हाट दे आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, तो उनकी कंफ्यूजन, मैनेजर इज द राइट पर्सन टू रिमूव योर कंफ्यूजन और टू प्रोबेबली प्रोवाइड यू विद अ गाइडलाइन और डायरेक्शन व्हिच कैन हेल्प यू. ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो प्लीज बेटा यू कैन थ्रो इट ऑन द चैट स्क्रीन एंड आई विल ट्राई आंसरिंग यू. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बेटा पूछ लो मुझसे. नो मिस, ओके दैट्स गुड. अच्छा जी, आगे चलते हैं. एथिक कोड्स स्किप कर रही हूँ, जितना पढ़ लिया है काफी है. वैल्यू ऑफ एथिक्स ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए, मैनेजर की जिम्मेदारी होती है. लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट बिहेवियर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपके हरासमेंट, रॉबरी एंड मिसकंडक्ट के ऊपर जो है वो इग्नोर नहीं करेगी एंड दे विल बी, यानी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, आई वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन और वहां पे हम फोर्सफुल रेजिग्नेशन ले लेते हैं इवन एम्प्लॉइज से. ठीक है, तो पीपल शुड नो दिस. आई गेस दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स is something important. Entrepreneurs का मतलब है you're trying something unique which was not there earlier. Innovative idea लेके आ रहे हैं to create opportunities for others.
आप अपना कोई सेटअप बना रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें नई होती हैं, ठीक है, यू आर इन एथिकल डिलेमा स्टेट, तो आपने लीगली ये मालूम करना होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप देखें कि सोशल इश्यूज क्या होंगे, ठीक है, बिकॉज हम सिर्फ शॉर्ट टर्म का प्लान करके एंटर नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हमें लॉन्ग टर्म पे सर्वाइव करना है, सो वी हैव टू मेंटेन यू नो द वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज। अच्छा जी, कहीं पर कॉर्पोरेट philanthropy का एक वर्ड है, philanthropy is something there for the benefit of the welfare, ठीक है, philanthropic आपके फॉर एग्जांपल दैट लेडी क्या नाम है जिसने जोनास से शादी की है, प्रियंका चोपड़ा इज अ philanthropist, और जब उसने किसी जगह पर वॉर के फेवर के अंदर बयान दिया था, तो पीपल वर वेरी आउटबर्स्ट ऑन हर कि तुम पीस एंड philanthropic पर्सन हो and you are not supposed to give such comments publicly to support your country। तो यहाँ पे इसी तरह से कॉर्पोरेट को भी ना वेलफेयर ऑफ द कंट्री को जहन में रख के काम करना चाहिए, कैंपेन्स रन करें, डोनेशंस, फ्लड रिलीफ डोनेशंस हुए अभी आपने देखा होगा, आप अपनी फाउंडेशन को खुद फंड करें, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपनी सैलरी के अंदर से कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट करवा दें। अभी फ्लड रिलीफ के अंदर बहुत सारे आपके जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो अगर पैसे नहीं दे सके थे तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी हैं, ठीक है, यू हैव सीन ऑल दिस थिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कम्युनिटी। एम्प्लॉय वॉलंटियर करें, अपने ट्रक्स लेकर के गए हैं, टीम वॉलंटियर्स किया है, वर्किंग आवर्स के दौरान उन्होंने कोई इस तरह की एक्टिविटीज की है टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर द फ्लड रिलीफ थिंग, ठीक है, वी हैव ऑल विटनेस्ड इट आवर ओन सेल्फ। And that's the end of this chapter. If there is any question anyone is having, please ask me now related to this chapter. Philanthropy, repeat please. Laiba, I have repeated the whole word again. Is there any confusion still? Philanthropy का मतलब होता है for the well-being of the society. कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो क्या कर रहा है, सोसाइटी को किस तरह से बेनिफिट दे रहा है। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने philanthropic एक्टिविटीज की थी फॉर कलेक्टिंग डोनेशंस, आपका जेडीसी था, आपके ईडी थे, चलो ये तो सारे हैं ही एनजीओस, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जो कि एनजीओ नहीं है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, पैनाडोल वालों ने पैनाडोल के पूरे पूरे पैकेट्स जो हैं वो बंडल्स जो हैं वो पूरे ट्रक्स जो हैं वो गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इज दैट क्लियर लाइबा? खतरे की घंटी, शामिर नमान, एंड वेयर इज दिस, यहाँ पे विसल ब्लोअर लिखा हुआ है, ओके फाइन, ठीक है, ठीक है, चलें जी, वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट स्लाइड हियर। Okay. The next chapter is managers as decision makers. अच्छा, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग की हम डेफिनेशन को देखते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है मेकिंग अ चॉइस आउट ऑफ द ऑल्टरनेट्स यू हैव। फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी सी डी 4 प्लान्स हैं एंड यू नीड टू पिक वन, दैट इज नोन एज डिसीजन। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है स्टेप वाइज। सबसे पहले अगर हम स्टेप्स को डिफाइन करें तो आई वुड लाइक टू गो रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्लाइड, मैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डायरेक्ट स्टेप्स से स्टार्ट कर रही हूँ। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम को समझ, why do we have to understand the problem? Because we need to find a solution, we need to find a solution। तो सबसे पहले कि प्रॉब्लम के बारे में मैनेजर को पता है कि नहीं है, पहली बात। दूसरा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है,
सोल्यूशन में ए बी सी डी हमारे पास कंपैरिजन है, अब चॉइसेस आ गए, हमें ऑल्टरनेट्स में से कोई एक प्रॉब्लम को पिक करना है। हम ये नहीं कह सकते हर सिचुएशन में ए इज द बेस्ट आइडिया, हम ये भी नहीं कह सकते हर सिचुएशन में सी इज द वर्स्ट आइडिया, नो, इट वुड वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो फर्स्ट स्टेप in decision making process is to identify the problem. Then second step is to identify decision criteria. देखें, प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, अब मुझे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जो मेरा डिसीजन मैं लेने जा रही हूँ ना, वो किस क्राइटेरिया पे बेस करेगा, मैं किस क्राइटेरिया के ऊपर बेसिस के ऊपर डिसीजन लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो मनी हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती, तो मैं चांस ऑफ फेलियर को रिड्यूस करूंगी, मैं बहुत श्योर शॉट वाला गेम खेलूंगी ताकि आई कांट अफोर्ड टू लूज, मेरे पास पैसों की कमी है। ठीक है, बिकॉज मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन हूँ। हाँ, मैं अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आई कैन कोप एंड आई कैन टेक रिस्क। ठीक है, आउटकम मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है, कोई भी डिसीजन ले रही होती है, तो उसका डिजायर्ड आउटकम होता है टू सेव मनी, इट्स ऑल प्रॉफिटेबिलिटी। देन स्टेप नंबर 3, एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल मैंने 3 क्राइटेरिया यहाँ पे बताए, कॉस्ट, रिस्क एंड आउटकम। अब इनको मैं वेट दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं 60% वेटेज दे दूंगी कॉस्ट को, क्योंकि मेरे पास पैसों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिस्क को मैं दे दूंगी चलो 20%, आउटकम को मैं दे दूंगी 10%। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होगा? कॉस्ट। ठीक है, इस चीज को आपके इस स्लाइड के अंदर एक कंपैरिजन क्राइटेरियंस बनाए गए हैं, और हमने इन क्राइटेरिया के ऊपर ये वेटेज दिया हुआ है, और इस वेटेज को हमने डिफरेंट कंपैरेटर्स के साथ, ऑल्टरनेट्स के साथ इस स्लाइड के अंदर कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लैपटॉप्स यू हैव। ये इनके वो क्राइटेरिया के लिस्ट है, मेमोरी, स्टोरेज, बैटरी लाइफ, कैरिंग वेट, वारंटी एंड डिस्प्ले क्वालिटी। और इन सारे फैक्टर्स के ऊपर हमने सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर एक स्लाइड बनाई है जहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि टोटल सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके पास है। आई बिलीव ये 232 वाला है, एचपी पेविलियन। ठीक है, इसके बाद 231 पे 3 है, आपका एप्पल आईबुक आ गया, आपका डेल आ गया, और आपका तोशिबा आ गया। सबसे ज्यादा लीस्ट है 204, दैट इज गेटवे। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हम कभी भी डिसीजन लेते हैं तो इस तरह क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसके अगेंस्ट वेटेज देते हैं, और फिर हम नंबर काउंट करके बताते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सी चीज जो है, कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट वाज द स्टेप नंबर 3 विच वी डिस्कस्ड। ठीक है, फिर आ जाइए स्टेप नंबर 4 के ऊपर। अब हमने ऑल्टरनेट्स कंपैरेटर्स को भी इवेलुएट कर लिया कि भाई ऑल्टरनेट्स वाले में क्या क्या कितना वेटेज है। ठीक है, ताकि कंपैरिजन चार्ट हो हमारे पास। हम मोबाइल भी खरीदने जाते हैं तो हम 3 से 4 मोबाइल्स को आपस में कंपेयर करते हैं, बैटरी टाइमिंग हो गया, वेट हो गया, लुक हो गया, डिस्प्ले हो गया, रैम रोम हो गया, राइट और रॉन्ग, एंड देन ओनली वी टेक द डिसीजन। देन स्टेप नंबर 5 इज एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स, के उनकी स्ट्रेंथ क्या, उनकी वीकनेस क्या है, एंड व्हाट इज एक्चुअली, मैं एनालाइज किस चीज से कर रही हूँ, आई एम कंपेयरिंग इट विथ माय ओन रिक्वायरमेंट, एंड देन आई विल बी बाइंग, मैं सिलेक्ट कर लूंगी ऑल्टरनेट। ठीक है, अब जब मैंने बाय कर लिया, ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे ये देखना है कि अगर मैंने ये चीज नहीं बाय की होती और अगर मैंने कोई और चीज ली होती, तो मैं इंप्लीमेंट, अगर मैंने ऑल्टरनेट प्लान के ऊपर मैं गई होती, तो मुझे क्या फेस करना पड़ता। कभी कभी हम क्या करते हैं, घर के अंदर 2 भाई बहनों को मोबाइल लेना होता है, तो मैं एक दूसरा लेता है और दूसरा वाला दूसरा लेता है, फिर हमें कंपैरिजन करने में आसानी होती है किसका मोबाइल बेटर चल रहा है। ठीक है, और आगे जाके हम कहीं पर हमने ये देखना होता है, दोबारा रीबाय करना होता है, तो वी अवॉइड मेकिंग द मिस्टेक्स विच वी डिड, करेक्टिव मेजर्स ले रहे होते हैं हम। ठीक है, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? ये आपको 8 के 8 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्लियर हो गए? 8 decision making steps are clear to everyone or not? बच्चों,
गुड, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, स्किपिंग द स्लाइड, मेकिंग डिसीजंस। देखिए, रैशनल का मतलब होता है, ओके, रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, रीजंस। आप अपने वेटेज को लॉजिकल रीजनिंग के साथ जब तय करते हैं, आई ऑलवेज व्हेनेवर आई नीड टू मेक अ डिसीजन, मैं एक लिस्ट बनाती हूँ एडवांटेजेस, दूसरी लिस्ट बनाती हूँ डिसएडवांटेजेस, जो लिस्ट लंबी होती है मैं उसको फॉलो कर लेती हूँ। ठीक है, आपके गोल्स स्पेसिफिक होते हैं, आपको पता होता है आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको स्मार्ट होना चाहिए, गोल्स स्मार्ट हमेशा होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। आई गेस मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था, स्पेसिफिक मींस यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। आप कुछ भी कर लूंगा नहीं होता भाई, ये करना है मैंने, ठीक है। मेजरेबल, मैंने कितना परसेंटेज कर लिया। अटेनेबल, मैं कितना क्लोज हूं अपने डेस्टिनेशन के। रियलिस्टिक, पहुंचना पॉसिबल है भी कि नहीं है। देन टाइम बाउंड, कितनी देर में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी। कहीं कहीं पर हमारे पास एक बाउंड्री होती है, हमें बॉस कहता है भाई तुम खुद डिसीजन ले लेना, लेकिन इस हुदूद के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो जहां पर बाउंड्री मेंटेन करनी होती है बेसिकली, तो वहां पर हमको देखना पड़ता है, जब कोई चीज हमारे डोमेन से बाहर की आ जाती है तो हमको अप्रूवल लेना पड़ता है अपने बॉसेस से। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हम वो नहीं करते, बट वी देन इन्वॉल्व सीनियर्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसहैप। ठीक है, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब इफ यू आर कमिटेड, इफ यू आर अ गुड डिसीजन मेकर, तो आप अपने डिसीजन में टॉप मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, ताकि अगर आपने कोई गलती भी की है तो आपके पास एविडेंस होगा, यू विल, आपको पता चल जाएगा कि वो एक मिस्टेक थी। मिस्टेक इज पॉसिबल, सिन इज नॉट पॉसिबल। आप जानते बूझते गलती नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? मिस्टेक तो डिसीजन मेकिंग में किसी से भी हो सकती है ना, तो डिसीजन आपने लिया, यही बड़ी बात है। ठीक है, so you need to stay committed to your decision. Okay, it's my mistake, take the ownership of the mistake rather than putting the blame onto someone else. ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी स्टूडेंट को? ओके, देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। अच्छा जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होता है जो कि आता रहता है। लोड शेडिंग स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, ट्रैफिक जैम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। वी नो दिस कम्स, वी आर फेमिलियर विद इट एंड वी नो द ऑल्टरनेट्स इवन। तो हम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को डील करने के लिए प्रोग्राम डिसीजन ले लेते हैं कि भाई हमें 10 मिनट घर से पहले निकलना है, हमें ये वाली गली से टर्न हो जाना है, आगे हमें रोड जैम मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, तो हम पहले से प्रोग्राम बना लेते हैं हाउ टू डील विद द सिचुएशन। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब अब ये हमें नहीं पता था। ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब हो जाता है अब ये हमें प्रॉब्लम नहीं पता थी। एक मिनट रुको, कहां चला गया अनस्ट्रक्चर्ड? हाँ जी, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हमको नहीं पता थी, तो ये अचानक से हो गया है, हम पहले से फेमिलियर नहीं थे, अब हमको सोल्यूशन बनाना पड़ेगा और हमको यूनिक चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, बिकॉज इसको हमने कभी भी पहले फेस नहीं किया, तो हमें यूनिक रिस्पॉन्सेज भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब मैं वापस जा रही हूँ, 2 स्लाइड्स मैंने स्किप की थी अनस्ट्रक्चर्ड को ढूंढते हुए। यस, सबसे पहले प्रोसीजर। स्ट्रक्चर्ड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप्स होते हैं, रूल्स होते हैं, कंपनी की पॉलिसीज होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स। पॉलिसी, acceptance by the customer. Procedure, these are the 3 stages you need to follow. These are the documentation you need to provide. Rules, मैनेजर रिफंड एक अपने हुदूद के अंदर रहते रहते 50 रुपीज या $50 का दे सकता है, इससे ज्यादा रिफंड नहीं दे सकता। ठीक है, और क्रेडिट के ऊपर हम कोई सामान नहीं बेचते, दिस इज द रूल और पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए कि ये अचानक से आते हैं, इनको डील करने के लिए हमारे पास कोई रूल, कोई पॉलिसी, कोई प्रोसीजर नहीं होता, इनके लिए हमको हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ता है, यूनिक प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कंडीशन, सर्टेनिटी, रिस्क। अच्छा जी, सर्टेनिटी का मतलब है इफ आई एम श्योर अबाउट कि मेरा जो भी काम मैं कर रही हूं
मैं कितना % श्योर हूं कि ये आउटकम आएगा ही आएगा? I'm sure. Certainty means I'm sure about something. Risk means I'm not sure, I'm uncertain. Now I'm taking risk. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो गई है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो पास होगा या फेल होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा, रिस्क इन्वॉल्व है 50% का. इज इट क्लियर? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले, मैं इससे आगे आज कवर नहीं करूंगी. दिस इज वेयर आई एंड द थर्ड चैप्टर फॉर द डे, जो कि मैंने प्लान किया हुआ था. अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर सर्टेनिटी, रिस्क या किसी भी डेफिनेशन के अंदर, इवन अगर मैं आपको ये वाला टर्म्स यू मे नो वाली बात की स्लाइड लगा देती हूँ, तो यहाँ पे कोई भी सवाल अगर खड़ा हो रहा है तो मुझसे पूछ ले, आई विल आंसर. अच्छा बच्चों, एक चीज तुम लोगों से पूछनी है. आप लोग सब मेरी क्लास के अंदर तकरीबन समर अराउंड, कल भी 10 बच्चे ही थे, 10-12 बच्चे इस तरह से आते हैं, कभी किसी वक्त 11 हो जाते हैं, किसी वक्त 12 हो जाते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. मुझे थोड़ा सा ये आंसर करें कि अगर आप लोगों को, अभी हमने फॉर एग्जांपल कल हमने 2 चैप्टर्स कवर किए थे, आज हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, टोटल में हमने 5 चैप्टर्स कर लिए हैं. ठीक है, नाउ आई वांट टू नो कि इन 5 चैप्टर्स से किसी एक जगह कोई डिफिकल्टी आपको हो रही हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज बेटा मुझसे कर लीजिए. उसकी वजह यह है कि गोइंग फॉरवर्ड, अब जो मैंने आपके चैप्टर्स जो पिक किए हुए हैं वो मैं आपको फोल्डर दिखा देती हूँ. मैंने रिफ्रेशर का एक फोल्डर बनाया हुआ है, गिविंग द वेटेज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा. ऑलराइट, दिस इज द फोल्डर. मैं अभी पहले शेयर कर दूँ आप लोगों से स्लाइड. ओके, ठीक है, आपको स्लाइड नजर आ रही होगी. देखिए मैंने रिफ्रेशर का एक फोल्डर बनाया हुआ, मैं उस फोल्डर को खोल रही हूँ. तो मैंने आपके पहले 2 चैप्टर कल करवा दिए थे, 3rd, 5th एंड 6th मैंने आज करवा दिया है. तो आई वांट टू मेक श्योर कि इन 5 चैप्टर्स के अंदर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझसे सवाल कर लीजिए, क्योंकि अब ये बेस बन गई है आपकी. ठीक है, डिसीजन मेकिंग की बेस बन गई है. गोइंग फॉरवर्ड मैं चैप्टर नंबर 9 कवर कराऊंगी आप लोगों को, दैट इज स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझना मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद द नेक्स्ट चैप्टर विल बी एक आपका HRM का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपका अप्रेजल, टर्नओवर, ये सारे टर्मिनोलॉजीज दोबारा रिपीट होंगे. फिर एक आपका चैप्टर है, अच्छा अब गोइंग फॉरवर्ड, अब जो आगे चैप्टर्स है ना उनकी स्लाइड्स ज्यादा है, बड़े चैप्टर्स हैं. टीम है, टीम मैनेजमेंट का एक चैप्टर होगा जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस होंगे, टक्समैन वाले. उस पे अक्सर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं एंड हम उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देन हम इनोवेशन, चेंज एंड इनोवेशन लाने की बात करते हैं, जिसके अंदर वो 5 फैक्टर्स मॉडल आते हैं और 3 स्टेप्स आ जाते हैं, फ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग एंड रीफ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है. ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे. गोइंग फॉरवर्ड आपका लीडरशिप का एक चैप्टर होगा, मोटिवेशन का एक चैप्टर होगा. दिस इज द कंटेंट व्हिच आई विल बी कवरिंग एंड आई थिंक दिस शुड बी मोर देन एनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स. तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है, यस मोटिवेशन एंड लीडर दोनों मैंने पिक किए हुए हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा प्लीज मुझसे अभी के अभी पूछ लो. किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है, आज के चैप्टर्स को मिला के हमने 5 चैप्टर्स कर लिए, चैप्टर नंबर 1 to 6 मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे एंड पीडीएफ वर्जन ऑफ द बुक भी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती हैं. तो किसी को भी कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझसे कर लीजिए. ठीक है, आमिर, बिलाल, हमाद. हमाद, इज दैट माय स्टूडेंट? अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं आप. या आप चैट स्क्रीन पे लिख दें, आई कैन रीड दैट. ठीक है, सफिया हैं, शामिर हैं, मोहम्मद अहमद, रजा हैं. किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, अगर आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज आप कर लें. ठीक है, ओके. तो आई विल बी एंडिंग टुडेज क्लास हियर. ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल आपसे
5 बजे मुलाकात होती है. We will be starting from chapter number 9. ठीक है. अच्छा बच्चों, एक चीज की रिक्वेस्ट ये करनी थी कि आप लोग अपने एंड पे इन चैप्टर्स को, बिकॉज अब ये रिफ्रेशर है, हमारे पास बहुत टाइम नहीं होगा, तो प्लीज अपने एंड पे साथ के साथ तैयारी. मिस ये क्लास रिकॉर्डिंग मिलेंगी. अच्छा बिलाल, 1 मिनट दीजिएगा, आप होल्ड पे रहें. आई विल जस्ट कॉल एंड कंफर्म. ठीक है, लेट मी जस्ट कंफर्म इट. मुस्तफा, ये रिकॉर्डिंग है, लेक्चर स्लाइड की अवेलेबल है. स्लाइड कहाँ से मिलेंगी? पोर्टल पे है. एक बच्चा शाहमीर नोमान यहाँ पर जवाब दे रहा है कि इन्होंने पोर्टल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दिया है. मजे की बात है कि पोर्टल के ऊपर मेरे ही पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. ठीक है. नाम सारा सनाउल्लाह के नाम से आपको वहां पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, 1 से लेके 19 तक कंप्लीट चैप्टर. और फिर ये आपको एक दफा पहले भी रिफ्रेशर ले चुकी हूँ और अभी दोबारा मैं रिफ्रेशर ले रही हूँ. तो यू विल फाइंड ऑल दिस लेक्चर देयर ऑन द पोर्टल. स्लाइड कहाँ से मिलेंगी बेटा लाइबा? द थिंग इज, थोड़ा सा गूगल करो, मिल जाएंगी. कुछ स्लाइड्स तो हैं गूगल पे अवेलेबल, वरना स्लाइड शेयर से आप पढ़ लें, मिल जाएंगी, वरना पोर्टल के ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं. ठीक है. एनीथिंग एल्स? तो कोशिश ये कीजिए, वरना आप रॉबिन्स की बुक भी अगर ले लें तो ये सारी स्लाइड्स के ऊपर साइड हेडिंग्स चल रही हैं. बुक जो आप खोलोगे ना, तो ये सारा इंपॉर्टेंट जो है वो स्लाइड हेडिंग के, जो साइड हेडिंग्स होती है किताब के, रॉबिन्स की बुक के अंदर ना, साइड के ऊपर, पेज के साइड पे छोटी छोटी हेडिंग्स गिवन है. ये सारा मटेरियल उन छोटी सी हेडिंग्स पे बना हुआ होता है. ये प्रिंटिस हॉल की ओरिजिनल स्लाइड्स हैं. ठीक है. एनीथिंग एल्स? ओके, दैट इज ग्रेट. फिर आप साइड पे हेडिंग्स देख लेना, ये सारा स्लाइड का मटेरियल वहीं से पिक हुआ हुआ है. ठीक है. फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बच्चों आप लोगों से. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.